सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CTV। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस करते हैं। एंड ये हमारे पास PDF है, ठीक है, नोट्स की, और ये हमारी क्वेश्चन की PDF है, ठीक है। तो अगर आपने पहला का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लेना, ठीक है, तो उसमें आपको बेनिफिशियल रहेगा फिर आगे प्रोसीड करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिक्स्ड असेट ऑफ PP इंक्लूडेड 25 करोड़ की अर्थ रिमूविंग मशीन जो आउटडेटेड थी, ठीक है, एक्टिव यूज़ में भी नहीं थी, आउटडेटेड थी, रिटायर फ्रॉम द एक्टिव यूज़, ठीक है। एक तो पुरानी भी बहुत है, ठीक है, और फिर रिटायर फ्रॉम द एक्टिव यूज़ उसको डिस्पोजल के लिए रखा है आफ्टर नॉकडाउन। पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फिक्स्ड एसेट में ये इंक्लूड है। फिक्स्ड एसेट और PP इंक्लूडेड मतलब वो वाली एसेट इंक्लूड है जो आउटडेटेड है, जो अपने एक्टिव यूज़ में नहीं है, एंड हैज़ बीन कैप्ड फॉर डिस्पोजल आफ्टर नॉकडाउन। दिस असेट्स अपीयर एट रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? आउटडेटेड है, रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज़ है, एंड हैड बीन कैप्ड फॉर डिस्पोजल, ठीक है। लो, कैप्ड फॉर डिस्पोजल है, पर फिक्स्ड एसेट में अभी भी इंक्लूडेड दिखा रहा है। दिस असेट अपीयर एट रेसिडुअल वैल्यू एंड हैड बीन लास्ट इंस्पेक्टेड। 10 साल पहले इसका इंस्पेक्शन किया था और ये रेसिडुअल वैल्यू पे, और 10 साल पहले इसका इंस्पेक्शन किया था एज एन ऑडिटर। व्हाट मे बी रिपोर्टिंग कंसर्न एज रिगार्डिंग मैटर्स स्पेसिफाइड अबव। अब पॉइंट ये है कि अगर फिक्स्ड एसेट में इंक्लूड है ये, ठीक है, और हमने फिक्स्ड एसेट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट पढ़े हैं, 3 पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहले कंपनी के पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होना चाहिए जिसमें वो जो है क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट बताए, उसकी सिचुएशन बताए। तो क्वांटिटेटिव डिटेल्स दिखाए और सिचुएशन दिखाए, राइट। एक प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए। फिर आता है फिक्स्ड एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन, कि जो फिक्स्ड एसेट है वो फिजिकली वेरिफिकेशन करना चाहिए मैनेजमेंट रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है। तो आपको ऑडिटर को ये चेक करना है कि फिक्स्ड एसेट का फिजिकली वेरिफिकेशन रेगुलर इंटरवल पे होता है, और कभी रेगुलर इंटरवल डेट इज़ एनुअल इंटरवल। अगर एनुअल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 3 साल में एक बार करो। और चलो कभी आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करा तो आपको कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली, व नोटिस ऑन सच वेरिफिकेशन, और अगर मिली है द सेम हैव बीन प्रॉपर्ली डील्ड विद, क्या आपने उसको प्रॉपर्ली डील्ड करा है। अब ये तो एक तरीके से यही हो गया कि उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं करा है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के 2 पॉइंट, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन रेगुलर इंटरवल पे हुआ है, ठीक है, तो ये रीज़नेबल इंटरवल होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, इंटरवल जो है फिक्स्ड एसेट का वेरिफिकेशन जो है वो रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, रीज़नेबल इंटरवल पे होना चाहिए, और इसका जो इंस्पेक्शन है 10 साल पहले हुआ था, राइट, 10 साल पहले। तो ऐसे केस में लिखा हुआ है कि डिस्क्लोज करो इन ऑडिट रिपोर्ट एज पर क्लॉज 1। तो देखो यही लिखा हुआ है, यही हमने नोट्स में भी लिखा हुआ था कि जो इंस्पेक्शन है अबव मेंशन मशीन का वो 10 साल पहले करा था। ये एक रिटायर्ड मशीन थी, पर बुक में इसकी वैल्यू 25.75 करोड़ दिखा रहा था, जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। आपको फिजिकल इंस्पेक्शन करना चाहिए था रेगुलर इंटरवल पे। अब क्या लिखा हुआ है? व्हाट डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूट टाइटल डीड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट टाइटल डीड होते हैं? टाइटल डीड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लॉज 1 में सब क्लॉज 3 जो है टाइटल डीड के बारे में बात करता है कि क्या टाइटल डीड इमूवेबल प्रॉपर्टी की आर हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, और अगर कंपनी के नाम पे नहीं है, ठीक है, तो डिटेल एग्जामिनेशन करो। तो पहले तो ये देखो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड जो है वो क्या कंपनी के नाम पे है कि नहीं है। अब टाइटल डीड क्या करता है? वो एविडेंस करता है राइट ऑफ ओनरशिप, यही जो हमने लिखा हुआ है, एक राइट ऑफ लीगल ओनरशिप टाइटल डीड देता है, ठीक है। मेरे पास टाइटल डीड है, मतलब एक लीगल ओनरशिप मेरे पास है। अब व्हाट डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूट टाइटल डीड, तो बहुत सारी डीड होती है, डीड, ट्रांसफर डीड, कन्वेंस डीड, ये लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है कि देखो सेल डीड, ट्रांसफर डीड, कन्वेंस डीड ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टुगेदर, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग की ही बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है, लैंड और बिल्डिंग की ही बात होगी मैक्सिमम। वो समझो कोई सी प्रॉपर्टी तुम्हारी ओन्ड नहीं है। देखो टाइटल डीड एक तरीके से ओनरशिप बताता है ना, तो ओनरशिप इन द सेंस कि ये मेरा है अभी फ़िलहाल। तो अगर कभी आपका लीज होल्ड लैंड है और एंड लैंड एंड बिल्डिंग टुगेदर जो है, जैसे कि इसमें लीज एग्रीमेंट भी एक टाइटल डीड हो जाएगा आपका। चलो इसको भी हमने नोट्स में अमेंड कर दिया। ABC ओन करता है पीस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो IP रोड में सिचुएटेड है। चलो सिचुएटेड से याद आया कि हमको बताना पड़ता है ना कि वेदर फिक्स एसेट जो है, वेदर कंपनी जो है प्रॉपर्ली रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही कि नहीं कर रही फिक्स एसेट का। अब इंक्लूडिंग, ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करें इंक्लूडिंग क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी की फिक्स एसेट है और इसकी सिचुएशन इधर है। अब ये IP रोड में सिचुएटेड है, जिसको 30 साल पहले ख़रीदा था,
टाइटल डीड फॉर द सेम आर डिपॉजिटेड। अब जो इसका टाइटल डीड है वो डिपॉजिट करते हैं ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो अब ये टाइटल डीड की बात कर रहा है, तो अब टाइटल डीड में अपन ने देखा है कि क्या टाइटल डीड इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंपनी के नाम पर है, और अगर कंपनी के नाम पे नहीं है, ठीक है, तो आपको डिटेल एग्जामिनेशन करना पड़ता है। अब कंपनी के नाम पे नहीं है टाइटल डीड, तो हो सकता है कि ट्रांसफ़र कर दिया हो, ठीक है। अब अगर ट्रांसफ़र करा हो डिटेल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। अगर ट्रांसफ़र अंदर कन्वर्जन अमेलगमेशन करा हो तो, या किसी को गिरवी रख दिया हो, या टाइटल डीड ही चोरी हो गया हो, ठीक है, तो गिरवी रखा हो तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जानकारी लो। टाइटल डीड अगर लॉस्ट हो गई है तो दूसरे रिकॉर्ड्स हो जिससे पता चले कि इसकी ओनरशिप है। तो यही जैसे कि इस केस में जो है बैंक और एसबीआई को, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी ऑब्टेन करने के चक्कर में गिरवी रख दिया, ठीक है। तो क्या ऑडिट प्रोसीजर है, व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलो एंड व्हाट इज द रिपोर्टिंग अंडर कारो। ऑडिट प्रोसीजर क्या है, देखो रिपोर्टिंग अंडर कारो में तो हम लिख देंगे, चलो 1 का सी लिख देंगे, ठीक है। तो इधर मतलब सिचुएशन का कोई रोल नहीं है, इधर सिचुएशन का कोई रोल नहीं है। डायरेक्ट हम यही 1 सी की बात करेंगे कि टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कंपनी के नाम पे है, ठीक है, और अगर नहीं है तो डिटेल एग्जामिनेशन करो। अगर उसको ट्रांसफ़र कर दिया हो, तो अगर वो जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा हो अंडर कन्वर्जन अमेलगमेशन, ठीक है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया हो, या तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मॉर्गेज दो, या तो वो लॉस्ट हो गया हो, ठीक है। ये सब इस केस में डिटेल एग्जामिनेशन करना पड़ता है। डिटेल एग्जामिनेशन मतलब हमको ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, और कुछ ऑडिट प्रोसीजर इधर जैसे नोट्स में दे के रखिए, ठीक है। पहली ऑडिट प्रोसीजर ये है कि अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गिरवी करके रखा हुआ है तो हमको तो बस ये जानना है कि तुम्हारे पास है कि भी नहीं है, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि इसके पास टाइटल डीड थी। तो जैसे कि आप कंफर्मेशन ले लो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, स्टेट रिकॉर्ड्स चेक कर लो। तो देखो 2 पॉइंट्स इधर है प्रॉपर। क्या प्रॉपर है कि आपने कंफर्मेशन ले लिया बैंक से कि देखो आपके पास है क्या, या ऑनलाइन रिकॉर्ड्स देख लो जो मैं आपको बोला था स्टेट रिकॉर्ड्स, ठीक है, स्टेट रिकॉर्ड्स चेक कर लो। और एक पॉइंट ये होता है कि टाइटल डीड जो भी है आप उसको जो है रिकनसाइल करो, ठीक है, अवेलेबल टाइटल डीड को रिकनसाइल करो फिक्स्ड एसेट से, ठीक है। तो सेम विद फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, तो इससे ही पता चल जाएगा कि यार ये फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में ये एसेट दिखा रहा है पर आपकी टाइटल डीड इधर नहीं है, तो वो क्यों नहीं है। तो एक रिकन्सिलिएशन भी एक अच्छा ऑडिट प्रोसीजर है। अगला क्वेश्चन, कंपनी इज़ इन प्रोसेस ऑफ सेलिंग इट्स ऑफिस, वो अपना ऑफिस बेच रही है अलॉन्ग विथ फ्री होल्ड लैंड, ठीक है, तो बेच रही है, ठीक है, एंड इज़ एक्टिवली लुक आउट फॉर पोटेंशियल बायर्स वाइल सेम वॉज परचेज एज 25 लाख। 25 लाख में परचेज़ किया था, करंट मार्केट वैल्यू उसकी 250 लाख है। प्रॉपर्टी इज़ पेंडिंग टू बी रजिस्टर्ड इन नेम ऑफ कंपनी। ओके, एक मिनट, अगर कंपनी जो है एक ऑफिस सेल कर रही है पर इधर लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी इज़ पेंडिंग टू बी रजिस्टर्ड इन नेम ऑफ कंपनी, तो अभी तक जो है रजिस्टर नहीं हुई ड्यू टू सर्टन प्रोसीजरल इश्यूज़, ठीक है। दो द कंपनी इज हैविंग वैलिड पोजीशन, कंपनी के पास एक वैलिड पोजीशन है, एंड हैज़ पेड इट्स परचेस कॉस्ट। कंपनी ये बोल रही है कि हमारे पास एक वैलिड पोजीशन है और हमने इसका परचेस प्राइस पे कर दिया, पर वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड नहीं है। कंपनी हैज़ डिस्क्लोज दिस अमाउंट अंडर फिक्स्ड एसेट दो नो डिस्क्लोजर ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। उसने फिक्स्ड एसेट में बताया कि देखो ये फिक्स्ड एसेट हमारे पास है, ये इधर इस सिचुएशन पे है, पर इसने जो है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन मतलब नॉन रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बताया। देखो एक रजिस्ट्रेशन डीड एक तरीके से टाइटल डीड हो जाता है। अब जब वो टाइटल डीड हो जाता है तो ऐसे कैसे वो आपको बताना तो पड़ेगा। तो इधर लिखा हुआ है कि इसने डिस्क्लोज नहीं करा, तो आपको पहले तो जो हमारा कारों में यही लिखा हुआ रहता है ना कि वजह टाइटल डीड जो है वो क्या कंपनी के नाम पे है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो चेक करो, डिटेल एग्जामिन करो कि वेदर टाइटल डीड ट्रांसफ़र, वेदर फिक्स्ड एसेट ट्रांसफ़र, क्या मॉर्गेज, क्या टाइटल डीड लॉस्ट, राइट, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वर नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी, पता चलता है कि इन द कंपनी के नाम पे नहीं है, ठीक है। तो आपको ये इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है फॉलोइंग डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। तो यही लिखा हुआ है कि अगर टाइटल डीड इमूवेबल प्रॉपर्टी की वो कंपनी के नेम पे नहीं है तो एंड मे बी मेड इनकॉर्पोरेटिंग फॉलोइंग डिटेल, तो आपको ये सारी डिटेल्स इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। देखो इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, पहले कितने केसेस है, लैंड हो, लीज होल्ड है, फ्री होल्ड, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक और रिमार्क, राइट। तो पहले तो ये देखो केसेस और फिर वो देखो कि लीज होल्ड और फ्री होल्ड, ठीक है।
तो ये देखो कि आपका ये लीज में है कि आपका इस पर पूरा ओनरशिप है, फ्री होल्ड है। फिर उसके बाद आप जो है अमाउंट बताओ, पर पहले ही देखो कि लीज होल्ड है कि फ्री होल्ड है। चलो अगला, NSP लिमिटेड हैज़ इट्स फैक्ट्री बिल्डिंग जो अपीयर्ड एज ओके, उस कंपनी की फैक्ट्री बिल्डिंग है, वो पीपी जैसे दिखा रहा है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट द नेम ऑफ वन ऑफ इट्स डायरेक्टर के नाम पे। सी अपन ये बोलते हैं कि क्या इमोबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे है, क्या डायरेक्टर के नाम पे नहीं, वो देखते क्या कंपनी के नाम पे है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि देखो क्या कंपनी के नाम पे होना चाहिए, डायरेक्टर के नाम पे नहीं होना चाहिए। तो आपको ये सब चीज़ें मेंशन करनी है। देखो ये कंपनी के नाम पे तो है नहीं, तो आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उन्होंने आंसर को बड़ा करने के लिए बोल दिया कि जो है पर्टिकुलर टाइटल डीड को जो है, ये तो बहुत ही कॉमन ऑडिट प्रोसीजर है कि रिकनसाइल करो, ठीक है, रिकनसाइल करो टाइटल डीड को विद फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। इतने सारे फिक्स्ड एसेट रजिस्टर है तो टाइटल डीड को उससे रिकनसाइल करो, ठीक है। फिर ऐसे केस में जब आपको हो सकता है कि रजिस्टर में कुछ चीज़ें मिले जो इधर नहीं मिले, तो स्क्रूटनी ऑफ द टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो रिवील करता है नंबर ऑफ डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड द डिटेल्स अवेलेबल इन द टाइटल डीड। ओके, तो रिकन्सिलेशन के बाद ये भी बोल रहा है कि स्क्रूटनी करोगे ना टाइटल डीड की, तो आपको भी ऐसा नहीं रिवील, आपको हो सकती है डिस्क्रिपेंसी मिल जाए कि फिक्स्ड एसेट की डिटेल, ठीक है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में तो ये है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में तो ये है, क्योंकि अपन ने बोला है कि कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है प्रॉपर रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग फुल पर्टिकुलर। देखो फुल पर्टिकुलर तो यही है, फुल पर्टिकुलर में इंक्लूडिंग है, मतलब आपको पूरे पर्टिकुलर तो रखना है। तो हो सकता है कि वो टाइटल डीड से मैच नहीं करे, ठीक है, जिसमें ड्यू टू वेरियस रीज़न, तो ऐसे केस में डिस्क्रिपेंसी मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो आप पहले रिकनसाइल करोगे टाइटल डीड को फिक्स्ड एसेट रजिस्टर से, और जब आप स्क्रूटनी भी करोगे तो इससे तो देखो रिकनसाइल से आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये टाइटल डीड जो है, ये टाइटल डीड पर्टिकुलर इस फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में फिक्स्ड एसेट दिखा रहा है पर ये टाइटल डीड नहीं है। तो रिकन्सिलेशन से आपको वो समझ में आ जाएगा। और कभी कभी जब आप जो है स्क्रूटनी करोगे टाइटल डीड की, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि देखो डिटेल्स क्या दिख रही है टाइटल डीड में और डिटेल्स क्या है रजिस्टर में, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें हैं। और ठीक है, और रही बात रिपोर्टिंग की, क्योंकि कंपनी के नाम पे नहीं है, ठीक है, कंपनी के नाम पे नहीं है, तो एक रिपोर्टिंग जो है वो रिपोर्टिंग आप करोगे कि केसेस ग्रॉस ब्लॉक, लैंड और बिल्डिंग है अलग अलग है, इन केस ऑफ लैंड, इन केस ऑफ बिल्डिंग। तो केस ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक, केसेस फ्री होल्ड, लीज होल्ड, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक और रिमार्क। अभी जो ग्रॉस ब्लॉक, फ्री होल्ड और लीज होल्ड है, ये लैंड में देखा जाता है, ये बिल्डिंग में नहीं देखा जाएगा। देखो इधर बिल्डिंग में नहीं देखा गया, इधर ये नहीं आया इधर। अब जैसे कि एक्स ने क्लोज करा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड सोल्ड मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, बेच दिया, और हाउएवर इट इंटेंट्स कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन एज ट्रेडिंग कंपनी। उसने बोला कि मैंने तो मैन्युफैक्चरिंग बंद किया है, मैं अभी भी ट्रेडिंग कंपनी तो हूँ, ठीक है। तो मैंने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड एसेट बेचे हैं, अभी भी ट्रेडिंग वाले फिक्स्ड एसेट तो है, ठीक है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट द कंपनी कैरिड आउट फिजिकल वेरिफिकेशन एज एट एंड 31 मार्च। और फिजिकल देखो अपन यही देखते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन करा कि नहीं करा, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल में करा कि नहीं करा। तो देखो इन्होंने करा है, ये एज्यूम करते हुए क्या मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आई है, तो देखो इनको मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली 1 लाख की, ठीक है, विच वॉज रिटर्न ऑफ एंड इट्स डिस्क्लोज सेपरेटली इन PNL। तो इसको कैसे डील करा है, तो इन्होंने जो है प्रॉपर्ली इसको PNL में डाला है। तो ये सब चीज़ें आपको ऑडिट रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी ना, कि फिजिकल एसेट मैनेजमेंट जो है रेगुलरली जो है इंटरवल पे वेरीफाई करती है, एंड मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस करी थी, तो इन्होंने इसको मैनेजमेंट ने इसको ऐसा डील करा कि इसने इसको PNL अकाउंट में लिखा। देखो हमने लिखा ना मटेरियल डिस्क्रिपेंसी टू द ट्यून ऑफ 1 लाख, मतलब कि पूरे के पूरे क्वेश्चन के छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लिख दिए, और हैज़ बीन प्रॉपर्ली डील्ड विद। हाँ, तो प्रॉपर्ली डील्ड मतलब क्या होता है, PNL में डिस्क्लोज कर दो, जैसे कि भाई टू द ट्यून ऑफ 1 लाख आपको कुछ राइट ऑफ करा है आपने इसको, तो इसको PNL में डिस्क्लोज करो, PNL अकाउंट में डालो। पर पॉइंट ये है कि जब मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड एसेट को बेच रहे हो उसका क्या रेलेवेंस है। हमने जो आंसर अभी तक बोला वो अभी हमने यहाँ से बोला कि कंपनी ने फिजिकल वेरिफिकेशन करा है, ये सब चीज़ें, पर कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड एसेट बेची है, ट्रेडिंग वाली तो बेची नहीं। तो ऐसे केस में गोइंग कंसर्न पे भी तो इफेक्ट आ सकता है ना। सबसे पहले तो आप इन्होंने पूरा क्लॉज डाल दिया कि फिक्स्ड एसेट, वो क्लॉज में भी फिक्स्ड एसेट का फिजिकल वेरिफिकेशन का डाला कि वैसे फिक्स्ड एसेट जो है फिजिकली वेरीफाई करती क्यों नहीं मैनेजमेंट। चलो ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे करती कि नहीं करती, वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस है तो उसको प्रॉपर्ली डील कराए कि नहीं कराए।
अब इधर जो है इन्होंने ऐसे 570 भी रेफरेंस में डाल दिया। क्या 570 क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग फिक्स एसेट बिकी है, अदर फिक्स एसेट तो नहीं बिकी है, बट फिर भी ऑडिटर को परफॉर्म करना पड़ता है ऑडिट प्रोसीजर टू इंश्योर एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न एक अजम्पशन है, फिर भी ऑडिटर को अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ती है टू सी दी एप्रोप्रिएटनेस। तो यही लिखा हुआ है। देखो गोइंग कंसर्न कब कब अफेक्ट होता है वो चीज़ बता के रखी, बट उन्होंने ऐसे 570 में रेफरेंस डालकर ये बोला है कि ऑडिटर नीड टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, वो ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर करे तो टू चेक द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि वो जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन हम लेकर चलते हैं वो एप्रोप्रिएट है कि भी नहीं है। ठीक है, सिचुएशन क्या थी कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन क्लोज किया पर ट्रेडिंग चल रहा है। ठीक है, तो ऑडिटर को मैनेजमेंट के प्लान्स देखने चाहिए, एग्जामिन मैनेजमेंट प्लान्स फॉर कंटिन्यूएशन, कि ठीक है आपने ये ट्रेडिंग कंसर्न आप कर रहे हो तो मैनेजमेंट के प्लान्स देखो। ठीक है, मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स देखो। क्या लिखा हुआ है देखो इधर, adequately describe the principal event or condition that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern and management plan to deal with this event and condition. See, ऑडिटर को जो है एक तो अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए कि वेदर देयर इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन का अप्रोप्रिएटनेस है कि नहीं है। और चलो कभी कुछ गड़बड़ी हो, ठीक है, चलो कभी अप्रोप्रिएट नहीं हो, पर फिनेंशियल स्टेटमेंट में फिर ये प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है कि नहीं है। तो अगर कोई से इवेंट मिलते हैं दैट मेक अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, तो बनती बात है कि अगर कोई ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट मिलते हैं तो मैनेजमेंट के कुछ प्लान हैं उस इवेंट से डील करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ चलो सिग्निफिकेंट कुछ ऐसे इवेंट मिलते हैं तो डिस्क्लोज करो उसको क्लियरली दैट देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी टू इवेंट और कंडीशन दैट मे फर्दर रिक्वायर्ड टू बी स्पेसिफिकली इंक्लूड इन सर्टेन मैटर एज पर कारो। तो ऑडिटर को एक तरीके से गोइंग कंसर्न के रिस्पेक्ट में देखना चाहिए कि जो कंपनी का गोइंग कंसर्न है कि नहीं है। ऑडिटर नीड टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू चेक एप्रोप्रिएटनेस, कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है। और चलो ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट मिलते हैं जो मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रहे हैं ऑन द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है कि नहीं। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, या अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी मिल रही है, सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे केस में वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है कि नहीं है। तो पॉइंट ये आता है कि इसमें एक AS1 का रेफरेंस भी जाएगा। तो AS1 का रेफरेंस इसलिए जाएगा क्योंकि AS1 बोलता है कि एंटिटी जो है पर्टिकुलर नॉर्मली व्यूड एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, एंटिटी को गोइंग कंसर्न जैसे ही देखा जाता है। ठीक है, दैट इज एन कंटिन्यूइंग इट्स ऑपरेशन फॉर फॉरसेबल फ्यूचर, कि वो गोइंग कंसर्न जैसे ही देखा जाता है वो अपने वो ऑपरेशन फॉरसीएबल फ्यूचर तक करेगी, यही देखा जाता है। ठीक है, फिर ये बोल के रखा है कि इट इज़ एज्यूम्ड, ये एज्यूम करा गया है कि एंटरप्राइज के पास तो नीदर कोई इंटेंशन है नॉर द नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन। तो एंटिटी का नीदर इंटेंशन और नेसेसिटी फॉर लिक्विडेशन, और इनफैक्ट जो है कर्टेल भी नहीं करी मटेरियल स्किल्स ऑफ ऑपरेशन, वो तो सिर्फ अपने मैन्युफैक्चरिंग वाले पोर्शन को डिस्पोज करी, वो भी गोइंग कंसर्न है। मतलब कि ना तो इंटेंशन है, ठीक है, नीदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी, ना तो मेरा कोई मतलब था लिक्विडेशन का, ना तो मेरा कोई इंटेंशन है, ना तो ऐसे कुछ ज़रूरत हो रही है मेरी। ठीक है, एक तो होता है कि यार मेरी ज़रूरत नहीं है पर मेरी इच्छा हो रही है, तो ना तो मेरा इंटेंट दिख रहा है, ना तो सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक मेरे को कोई ज़रूरत लग रही है, ना तो कर्टेलमेंट ऑफ स्केल है, कर्टेलमेंट ऑफ मटीरियल, कर्टेलमेंट मटीरियली कर्टेलमेंट है ऑफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब गोइंग कंसर्न तो है। ठीक है, और साथ ही साथ प्रॉपर्ली डील भी करा है डिस्क्रिपेंसी को, इन द सेंस कि PNL में उसको दिखाया भी है, तो ठीक है, सब सही है। अब रही बात आती है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्लोजिंग स्टॉक की। तो देखो ये स्टॉक की बात करें, मतलब इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। तो जैसे फिक्स एसेट में रिकॉर्ड्स था, फिजिकल वेरिफिकेशन था, टाइटल डीड था, तो इधर भी रिकॉर्ड्स और फिजिकल वेरिफिकेशन है। इनफैक्ट इधर तो डायरेक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन ही है कि क्या फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो क्या रेगुलर इंटरवल पे होता है। ठीक है, वैसे फिजिकल वेरिफिकेशन रेगुलर इंटरवल पे होता है, और अगर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी हुई है तो अगर उसको प्रॉपर्ली डील कराए कि नहीं कराए। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ यही है कि वैसे फिजिकल वेरिफिकेशन जो है इन्वेंट्री का वो क्या रीजनेबल इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल पे होता है, और अगर कभी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली है तो उसको प्रॉपर्ली डील कराए कि नहीं कराए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो अगला, while the audit team has identified various matter, they need your advice, उनको आपसे एडवाइस चाहिए to include the same in your audit report। ठीक है,
उन्होंने कुछ बहुत सारे मैटर्स उसने आइडेंटिफाई करे थे और उनको आपसे एडवाइस चाहिए कि उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डालना है। सबसे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन 40% आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री का हुआ है, 60% का नेक्स्ट ईयर हुआ है। तो सी हम ये बोलते हैं कि वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री रेगुलर इंटरवल पे हुआ है कि नहीं हुआ है। तो रेगुलर इंटरवल का मतलब रीजनेबल इंटरवल एटलीस्ट वंस इन ईयर। देखो तो यही जो रेगुलर इंटरवल पे पॉइंट है कि जो है वंस इन ईयर देखा जाता है, ठीक है। और रीजनेबल इंटरवल सारे जो मटेरियल आइटम है ना उसका फिजिकल वेरिफिकेशन एटलीस्ट वंस इन ईयर करो। और जो दूसरे आइटम्स है, ठीक है, जो दूसरे छोटे मोटे आइटम्स है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन जो है डिपेंड करता है फैक्टर के अकॉर्डिंग। मतलब कि उसका जो रीजनेबल इंटरवल है, देखो मटेरियल का तो वंस इन ईयर है, पर रीजनेबल जो अदर देन मटेरियल है उनका रीजनेबल इंटरवल इन सब चीज़ों से देखा जाता है कि नेचर ऑफ इन्वेंट्री, लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री, फीजिबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है, कि वो जो सारी इन्वेंट्री है उसका नेचर क्या है, ठीक है, वो पर्टिकुलर नेचर क्या है, वो इन्वेंट्री किस लोकेशन पे है, उधर जो है फीजिबिलिटी है कि नहीं है। क्योंकि अगर फीजिबिलिटी नहीं है तो मेरे को 2-3 साल में एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फीजिबल नहीं है साल में एक बार जाना। तो नेचर ऑफ इन्वेंट्री, लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री भी देखा जाता है, फीजिबिलिटी। तो ये लिखा हुआ है कि देखो रीजनेबल इंटरवल, तो सारे मटेरियल आइटम का तो एटलीस्ट वंस इन ईयर करो, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि क्या मैनेजमेंट ने वंस इन ईयर करा है कि नहीं करा है। तो ऑडिटर कैसे चेक करेगा, तो ऑडिटर कैसे चेक करेगा, राइट। तो अब वेरिफिकेशन क्या है, तो वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड्स होंगे, तो वो देखेगा कि प्रॉपर एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस, रिकॉर्ड्स प्रॉपर रिकॉर्ड्स है कि नहीं है। तो वही फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है कि ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछेगा, या चलो ठीक है वो देखेगा ना, तो उसको वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड्स मिलेंगे, एडिक्वेसी ऑफ एविडेंसेस, तो एग्जामिन करेगा एडिक्वेसी ऑफ एविडेंसेस, एग्जामिन एविडेंस करेगा, उसकी एडिक्वेसी चेक करेगा कि वो प्रॉपर एडिक्वेट है कि नहीं है, वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स देखेगा तो उसको पता चल जाएगा। बाकी इसमें कुछ अदर पॉइंट्स नहीं थे कि अगर जो अदर आइटम्स है उसमें जो रीजनेबल इंटरवल है वो नेचर, लोकेशन, फीजिबिलिटी को देखते हुए रीजनेबल इंटरवल डिसाइड होता है। ओके, तो इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ वाई लिमिटेड, द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग। सी, कंपनी ने लोन दिया है, एडवांस लोन टू फर्म, जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कम रेट पे लोन देगा, ठीक है। तो कम रेट पे लोन दिया, पहला पॉइंट। तो एक तो रिलेटेड पार्टी को लोन दिया, कम रेट में लोन दिया, और कोई एग्रीमेंट ही नहीं है रीपेमेंट का। तो समझो हमारा क्लॉज 1 होता है फिक्स्ड एसेट का, दूसरा होता है इन्वेंट्री का, तीसरा होता है लोन गिवन बाय कंपनी। तो तीसरा और चौथा लोन गिवन बाय कंपनी, और एक होता है लोन टू डायरेक्टर, ठीक है। तो ये इधर क्लॉज 3 है। वो क्लॉज 3 क्या बोलता है कि क्या कंपनी ने ग्रांट करा है लोन। अब लोन कोई सा भी लोन देना, कंपनी, फर्म को, LLP को, अदर पार्टीज़ को जो रजिस्टर में है, राइट, ठीक है। तो भाई किसी को भी आप लोन दे रहे हो, ठीक है, कवर्ड इन द रजिस्टर्ड मेंटेन अंडर 189, और अगर आप लोन दे रहे हो तो बनती बात है कि लोन दे रहे हो तो टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, रिकवरी के कुछ स्टेप्स होना चाहिए, और साथ ही साथ रिकवरी भी होना चाहिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन बायस तो नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर होना चाहिए। और तो देखो टर्म्स एंड कंडीशन बायस तो नहीं है, तो देखो कंपनी इंटरेस्ट। सेकंड, अगर शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट, देखो पहले तो टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर ली, फिर रीपेमेंट का शेड्यूल, क्या शेड्यूल है प्रॉपर, ठीक है। तो वेदर शेड्यूल है, और इन केस नहीं है, ठीक है, वेदर शेड्यूल है क्या, रीपेमेंट रेगुलर हो रहा है, तो स्टेप्स फॉर रिकवरी की जगह इन द सेंस कि इसमें रीपेमेंट के बारे में बात होनी चाहिए कि क्या जो है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड जो है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या वो शेड्यूल प्रॉपर है, एंड जो है क्या वो रेगुलर है। तो प्रॉपर शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल एंड रेगुलरिटी, कि शेड्यूल है कि नहीं है और रेगुलर है कि नहीं है, और कभी इरेगुलर है, मतलब कि पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है तो ओवरड्यू हो सकता है ना एक्सीडिंग 90 डेज। तो क्या कुछ स्टेप्स लिए हैं रिकवरी करने के। तो जो दूसरा पॉइंट है ना स्टेप्स फॉर रिकवरी, इसके लिए इसकी जगह हमको लिखना चाहिए शेड्यूल ऑफ पेमेंट एंड रीपेमेंट। तो देखो ये लिखा हुआ है कि वेदर जो है एज पर क्लॉज 3 का ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट वेदर द कंपनी हैज़ ग्रांटेड लोन, ठीक है, तो कंपनी ने लोन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जो भी है, तो लोन टू पार्टीज़, ठीक है, लोन टू पार्टीज़ एंटिटी, टू कंपनी, फर्म, LLP, अदर पार्टीज़ जो कवर्ड है अंडर रजिस्टर अंडर सेक्शन 179। तो वेदर द कंपनी हैज़ ग्रांटेड एनी लोन, ठीक है, तो अगर लोन दिया है, ठीक है, लोन दिया है
तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। अगर तुमने लोन दिया है तो ऑडिटर कमेंट तो करेगा, ठीक है। किस पे कमेंट करेगा? सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन। तो ऑडिटर कमेंट करेगा अगर आप सबसे पहले तो आपने लोन दिया है क्या, अगर दिया है तो ऑडिटर कमेंट करेगा कि वेदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या वो जो है बायस तो नहीं है, ठीक है। वेदर टर्म्स एंड कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड वर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। पहला, whether there is proper schedule of repayment of principal and payment of interest एंड शेड्यूल के मुताबिक पेमेंट हो रहा है कि नहीं रेगुलर, और इफ़ अमाउंट इज़ ओवरड्यू, कभी इरेगुलरिटी हो रही है और अमाउंट अगर ओवरड्यू हो रहा है एक्सीडिंग 90 डेज, मोर देन 90 डेज, तो वेदर रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द कंपनी फॉर रिकवरी। तो इधर क्या देख रहा है, कंपनी ने एडवांस करा लोन टू अ फर्म, तो ऐसी फर्म में देखिए लोन दे रहे हैं जहाँ पे डायरेक्टर का खुद का भी इंटरेस्ट है, तो हमको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी कि देखो लोन तो दिया है तो क्लॉज 3 में आएगा। टर्म्स एंड कंडीशन क्या प्री जुडिशियल है, तो हाँ इधर देखो लेस रेट पे है, ठीक है। और वेदर देयर इज अ प्रॉपर शेड्यूल एंड पेमेंट रेगुलर है कि नहीं है, तो देखो शेड्यूल प्रॉपर नहीं है, ठीक है। शेड्यूल प्रॉपर नहीं है तो रेगुलरिटी का सवाल ही नहीं उठता है। और इनकेस अगर जो है ओवरड्यू हो रहा है एक्सीडिंग 90 डेज, तो ऐसे केस में रीजनेबल स्टेप्स लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं, तो आपको ये सारे फैक्टर लिखने पड़ेंगे कारों में। पॉइंट ये है कि क्या लिखा हुआ है कि कंपनी ने ग्रांट किया लोन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड टू कंपनी फर्म एलएलपी अदर पार्टीज़। आप सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड कोई सा भी लोन दे रहे हो, कंपनी फर्म एलएलपी अदर पार्टीज़ जो कवर्ड है इन द रजिस्टर्ड 189 के रजिस्टर में जो कवर है, ठीक है। तो बिना किसी आलस के हम एक बार देखते हैं कि 189 बोलता क्या है। देखो जो हमारा 189 सेक्शन है ना, वो सेक्शन 189 बात करता है कि जो रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर है कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट का रजिस्टर। तो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जिस पे 188 अप्लाई होता है, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जिस पे 184(2) सबसेक्शन 2 अप्लाई हो रहा है, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट इस रजिस्टर में आते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट इस रजिस्टर में जो पर्टिकुलर्स रहते हैं वो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। तो आपने अगर इनसे जो है कॉन्ट्रैक्ट अगर करा है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है जो 188 में अपना जो कॉन्ट्रैक्ट जिस पे 188 अप्लाई होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जो 184(2) में कवर है, ठीक है। उन सारी पार्टीज़ 180 मतलब कि 188 और 184(2) के रिस्पेक्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट है, उनसे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कराया तो ये सब चीज़ें देखी जाती है कि टर्म्स जो है वो टर्म्स प्री जुडिशियल तो नहीं है। दूसरा शेड्यूल, प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो शेड्यूल के हिसाब से रेगुलर पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो, इनकेस कोई पेमेंट नहीं हो और ओवरड्यू हो जाए एक्सीडिंग 90 डेज, तो प्रॉपर स्टेप्स ऑफ रिकवरी है कि नहीं है, ठीक है। तो जो लिखा हुआ इधर कि पार्टीज कवर्ड इन द रजिस्टर मेंटेन, तो मतलब ये वही रजिस्टर है 189 का रजिस्टर में, वही रजिस्टर है, उसमें वही कॉन्ट्रैक्ट आता है जैसे 188 या 184 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होता है, ठीक है, ठीक है। अब एच ने ग्रांट कराया अनसिक्योर्ड लोन टू 2 ऑफ इट सब्सिडियरी को दिया है, ठीक है। अब ये डायरेक्टर को नहीं, सब्सिडियरी को दिया है। बिफोर द ईयर एंड बोथ द कंपनी रिपेड द लोन, तो सब्सिडियरी को दिया और लोन रिपे भी कर दिया। मैनेजमेंट इज़ ऑफ ओपिनियन कि कोई बैलेंस आउटस्टैंडिंग है ही नहीं 31 मार्च को, तो कंपनी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि कंपनी ने ग्रांट करा है लोन, ठीक है। अब देखो तो ग्रांट तो कर दिया था ना, भले ही रिपेमेंट हो गया, ग्रांट तो कर दिया ना, राइट। तो लिखा हुआ है कि दिस क्लॉज कवर नॉट ओनली लोन ग्रांटेड, सिर्फ लोन ग्रांटेड ही कवर नहीं है कि जो आपने लोन सिर्फ दिया है, ठीक है, बट कवर ऑल लोन्स इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस। इनफैक्ट कभी कुछ लोन्स आपने जो इसके पहले दिए होंगे तो वो ओपनिंग बैलेंसेस भी है। देयरफॉर व्हाइल एग्जामिनिंग द लोन्स ऑडिटर शुड टेक इनटू कंसिडरेशन लोन ट्रांजैक्शन जो स्क्वायर्ड अप हुए हैं, ठीक है, दैट हैव बीन स्क्वायर्ड अप ड्यूरिंग द ईयर एंड रिपोर्ट सच ट्रांजैक्शन। तो सारे ट्रांजैक्शन आपको बताने पड़ेंगे। पर हाँ, जो इस बार लोन दे रहे हैं, ठीक है, जो इस बार लोन दे रहे हैं, तो टर्म्स एंड उसका टर्म्स एंड कंडीशन है। बाकी ओपनिंग बैलेंस है, लोन का स्क्वायर अप होना, तो ये सब चीज़ें जो है हम सब में देखेंगे। मतलब कि जो लोन का पेमेंट है वो एज़ पर शेड्यूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एज़ पर रेगुलर पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो भले ही लोन मैंने इस साल नहीं दिया हो, ओपनिंग बैलेंसेस हो, पर फिर भी मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। और प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट नहीं है, हमें को ये भी देखना पड़ेगा। और अगर ओवरड्यू हो रहा है तो स्टेप्स ऑफ रिकवरी। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन में सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ लोन ग्रांट ड्यूरिंग द ईयर, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन देखी जाती है। मतलब कि अगर कुछ ओपनिंग बैलेंसेस हो तो मैं ये नहीं देखूंगा कि वो टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट है क्या, मेरे को ये सब नहीं देखना है उसमें, क्योंकि वो पिछले साल देख ली होगी। मेरे को तो ये सिर्फ ये देखना है कि जो है शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट हो रहा है कि नहीं, रेगुलर पेमेंट हो रहा है कि नहीं, और कभी नहीं हो रहा है, ओवरड्यू हो गया एक्सीडिंग 90 डेज, तो मेरे को स्टेप्स ऑफ रिकवरी करनी है। तो इधर देखो, भले ही देखो लोन ग्रांट करा है अनसिक्योर्ड लोन और सब्सिडियरी को करा है, पर रीपे भी कर दिया, ठीक है, पर ऑडिटर को ये सब देखना पड़ेगा
तो दैट कंपनी हैज़ ग्रांटेड अ लोन 1 करोड़ 15% टू 2 सब्सिडियरीज, ठीक है, कवर्ड इन द रजिस्टर। अब ये जो लोन है आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, कवर्ड इन द रजिस्टर कि जो है ये जो है कवर्ड इन द रजिस्टर अंडर सेक्शन 189, ये सब तो ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट इन्वॉल्व, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम अमाउंट इन्वॉल्व है वो 1 करोड़ है और ईयर एंड पे बैलेंस जो है नील है, ठीक है। अगला आता है कि लोन ग्रांट किया है, एसोसिएट को दे दिया एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में दिया है पर इस साल नहीं दिया, अच्छा एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है और आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड पे, तो क्या करेंगे? अब ऑब्वियस सी बात है कि बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे दे दिया ना, और लोन तो एसोसिएट को दिया है, राइट। तो इधर तो हमको पहले लिखना पड़ेगा कि क्या कंपनी ने ग्रांट करा है लोन, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड जो भी है, कंपनी फॉर्म एलएलपी अदर पार्टीज जो कवर्ड है 189 में। तो इटा को कमेंट करना पड़ता है कि वेदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या प्री जुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, ठीक है। वेदर टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसा लिखना पॉजिटिव में बोलना है, वेदर टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट प्री जुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट, ठीक है। वेदर शेड्यूल ऑफ पेमेंट रेगुलर है, वेदर देयर इज अ प्रॉपर शेड्यूल ऑफ पेमेंट एंड वेदर रीपेमेंट इज रेगुलर, और इनके ओवर ड्यू तो देयर इज प्रॉपर एडिक्वेट स्टेप्स फॉर रिकवरी। मतलब ऐसा पूछना है क्या सब कुछ सही है, क्या सब कुछ सही है, ऐसा। जैसे कि मटेरियल डिस्क्रिपेंसी भी होती है तो हम ये बोलते हैं कि क्या मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो उसको प्रॉपर्ली डील कर दिया है। तो इधर भी जो है अगर आपने 20 करोड़ का लोन एसोसिएट को दिया है बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ये सब मैटर जो है आप पैरा में डालो। चलो अब एक ये इंटर कॉर्पोरेट लोन है, देख, तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, तो इधर देखो क्या बोला है कि इंटर कॉर्पोरेट लोन। अब ये था इसके पहले 189 की पार्टीज़, अब आ रहा है इंटर कॉर्पोरेट लोन। तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी, मतलब सभी आ गए इधर। इंटर कॉर्पोरेट लोन देखो इधर हमने लिखा ना इंटर कॉर्पोरेट लोन, मतलब ये सारी चीज़ें हमने लिख के रखी है नोट्स में। अभी तक ऐसा कोई सा भी पॉइंट्स नहीं आया है जो ऐसा है कि जो नोट्स में नहीं हो और क्वेश्चन में एकदम नया दिख रहा हो, तो सी नोट्स में सब कुछ कवर है। अब जैसे कि इंटर कॉर्पोरेट लोन है तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, एज द मैटर कंसर्निंग टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, एज द मैटर कंसर्निंग टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटर कॉर्पोरेट लोन। अब देखो सिर्फ लोन की बात नहीं करता है ये, वो जिस सारी की बात करता है, लीग्स की बात करता है, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। तो अगर आपने लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी दी है तो वेदर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185 186 कंप्लाई करा है कि नहीं करा है, और नहीं करा है तो डिटेल बताओ। तो ये लिखा हुआ है कि लोन्स गिवन टू एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट जो है, गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद लोन। तो वही लोन गिवन, ठीक है, गारंटी सिक्योरिटी, ठीक है। The author should obtain the detail of loan given to any person or any other body corporate, guarantee given, security provided in connection with the loan to any other body corporate or person, मतलब सभी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी, ठीक है, लोन गिवन गारंटी सिक्योरिटी, ठीक है। तो देखो ये सिक्योरिटी वो है कि किसी ने लोन लिया हो, आपने सिक्योरिटी दी हो, ठीक है। तो ये हो गया लोन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी। लोन गारंटी सिक्योरिटी इसको ऐसा पढ़ लेते हैं और एक इन्वेस्टमेंट को अलग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपने सामने वाले को सिक्योरिटी दी, आपने लोन दिया या गारंटी दी, वो किसको, बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन। देखो बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन, और इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप सिक्योरिटी एक्वायर कर रहे हो, और इन्वेस्टमेंट जो आप सिक्योरिटी एक्वायर कर रहे हो तो इधर सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट आएगा, ठीक है। तो समझ रहे हो, लोन गिवन टू, गारंटी गिवन टू, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू, तो उसमें एनी अदर टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और अदर पर्सन, और सिक्योरिटी एक्वायर्ड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट ओनली, ठीक है। इंडिविजुअल की सिक्योरिटी रहेगी नहीं, ठीक है। तो वो ड्यूरिंग द ईयर हो या बिगिनिंग में हो, तो ये जो आप लोन दे रहे हो, ठीक है, तो वेदर प्रोविजन आप 185 186 से फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ऑडिटर प्रोसीजर क्या है कि एज पर क्लॉज 4 मैटर कंसर्निंग, ठीक है। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा ना कि वेदर जो है प्रोविजन फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे। तो देखो कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना है, 185 186 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे बात करें एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो देखो इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक प्रिवेलिंग यील्ड होता है ना, 13510 ईयर्स की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, क्लोजेस्ट टू द टेनर ऑफ लोन। जो टेनर ऑफ लोन है उसके क्लोज में जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उस टेनर की है, उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लोअर देन। तो वही ये जो लिखा हुआ है कि वेदर इंटरेस्ट इज़ नॉट लोअर, जो इंटरेस्ट है वो लोअर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो प्रिवेलिंग यील्ड है उससे कम नहीं होना चाहिए। एक तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और भी बहुत सारी चीज़ें 185 186 में, पर एक ये है।
और चेक इफ़ द कंपनी इज़ इन डिफ़ॉल्ट, क्या कंपनी डिफ़ॉल्ट में है इन रीपेइंग एनी डिपॉजिट एक्सेप्टेड। भाई तुमने अगर कोई से डिपॉजिट एक्सेप्ट करे है तो उसको रीपे करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो रीपेइंग एनी डिपॉजिट एक्सेप्टेड, ओके, ये पॉइंट इधर नहीं आएगा, वो अगले वाले पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो देखो, चेक इफ़ द कंपनी इज एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, अच्छा ओके, इधर लिखा हुआ है चेक इफ़ द कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट, जो इसने एक्सेप्ट करा है, या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। एक मिनट, तो इधर तो लोन टू डायरेक्टर है ना, लोन दे रहा हूँ मैं, सिक्योरिटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसका 185 186 का ऐसा करेक्शन है कि अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट करा है कि वो किसी डिपॉजिट्स को रीपे नहीं करता है या इंटरेस्ट को पे नहीं करता है, देन कंपनी जो है, अच्छा ओके, आपने पढ़ा है ना कि अगर आप पब्लिक डिपॉजिट्स लेके रखे, आप उसको पे नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसे केस में लोन भी नहीं दे सकते हो, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, एक्विजिशन, ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये वो है कि द कंपनी इज़ इन डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, कंपनी इज़ नॉट अलाउड। तो ये वही है कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट करा है 73 74 में, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट करा है इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, अगर आपने डिफ़ॉल्ट करा है इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऐसे केस में टिल द डिफ़ॉल्ट सक्सेस आप नहीं कर पाओगे, आप लोन दे ही नहीं पाओगे। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये भी 185 186 से ही रिलेटेड है, राइट। तो इनफैक्ट आपको जो है पर्टिकुलर, ठीक है, आपको ये सब चीज़ें तो आपको लिखनी है, आपको 185 186 का कंप्लायंस तो करना ही है। इसमें ये लिखा हुआ है कि 1 सेकेंड, हाँ, रिपोर्टिंग अगर कभी नहीं करा हो तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ना। तो जैसे कि नॉन कंप्लायंस है 186, ठीक है, तो ऐसा है क्या कि आपने रेट जो है वो प्रिस्क्राइब रेट से कम दे के रखा है, तो आपने किसी को लोन दिया है तो वो कंपनी का नाम बताओ, आपने कितने का लोन दिया है, वो आपने रेट से कम दिया ना, 1357 क्लोजर टू द टेनर ऑफ लोन, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, तो उससे अगर आपने कम में दिया है, तो एक तो किसको आपने लोन दे रहे हो, नेम ऑफ कंपनी, पार्टी जिसको आप लोन दे रहे हो, आपने इतने का लोन दिया है और रकम पे दिया है, तो ठीक है आप दो, पर हम रिपोर्टिंग कर देंगे। और रही बात है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस भी बताओ, बैलेंस एट डेट, बैलेंस शीट डेट, और रिमार्क कुछ ऐसे देने हो तो। और ये अदर डिफ़ॉल्ट, मतलब अदर डिफ़ॉल्ट इन द सेंस कि इसके अलावा जो भी डिफ़ॉल्ट होते हैं, वो जैसे पब्लिक डिपॉजिट, वो इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी है, इसका फॉर्मेट ले लो एक बार। ओके, अगला, कारो 2016 रिक्वायर्ड ऑडिटर of the company to report whether maintenance of cost record has been specified by central government। तो कारो बोलता है ना ऑडिटर को कि रिपोर्ट वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, वेदर कॉस्ट रिकॉर्ड मेड और मेंटेन है कि नहीं है, यही है सिंपल सी बात। तो यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलो बाय ऑडिटर, कि ऑडिटर किस तरीके से जो है चेक करेगा इन सब चीज़ों को। उसको तो रिपोर्टिंग करनी ना, तो मतलब कुछ ना कुछ तो वो पूछेगा ना मैनेजमेंट से, उसको रिपोर्टिंग करनी है, तो वो फैक्ट गैदर करेगा। तो क्या क्या चीज़ करनी चाहिए उसको ये सब पता करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप तो पूरे ये क्लॉज लिख दो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेसिफाइड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, ठीक है, तो प्रॉपर्ली मेड एंड मेंटेन है कि नहीं कॉस्ट रिकॉर्ड। फिर बात कर ली कि मेड अकाउंट्स के लिए रिस्पेक्ट में यूज़ होता है, मेंटेन रिकॉर्ड्स के रिस्पेक्ट में यूज़ होता है, तो वेदर मेड और मेंटेन है कि नहीं है। अब वो प्रॉपर है कि नहीं है, तो ऐसे केस में सबसे पहले आप एप्लीकेबिलिटी देख लो। 1 सेकेंड, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है, हमने इधर पढ़ा है इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेसिफाइड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने का, ठीक है, पॉइंट ये है कि कॉस्ट रिकॉर्ड की अपनी एक एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं भी बोले, पर एप्लीकेबिलिटी दे के रखी है ना, तो एप्लीकेबिलिटी पूरी हो गई तो आपको लगेगी। तो लिखा हुआ है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा इस क्लॉज में, इररिस्पेक्टिव वेदर अ कॉस्ट ऑडिट हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाय, अच्छा ओके, अगर कॉस्ट ऑडिट बोला है कि नहीं बोला है, तो हमको कॉस्ट ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है, हमको कॉस्ट रिकॉर्ड से लेना देना है। अब ऑडिट प्रोसीजर में क्या है कि हमको तो ये देखना है कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेड और मेंटेन है कि नहीं, तो एक एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया तो हम देख ही लेंगे, साथ ही साथ एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे मैनेजमेंट से। वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से मैनेजमेंट क्या हो जाएगा कि मैनेजमेंट बोल देगा कि जो हमने कॉस्ट रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपर्ली मेड और मेंटेन है अंडर सेक्शन 148, और हम उसको रेगुलरली मेड और मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि आप करते हो कि नहीं करते हो, तो मैनेजमेंट बोला हम करते हैं, लो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। एक तो ये हो गया एक नेसेसरी एविडेंस, और रही बात है तो हम बुक्स भी निकाल लेंगे, हम लिस्ट ऑफ बुक्स मंगवा लेंगे, इसके एक जनरल एक ब्रॉडली ओवरव्यू कर लेंगे और देखेंगे कि प्रॉपर कंप्लेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम एकदम डिटेल में तो नहीं जाने से रहे, हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे, हम एक ब्रॉडली ओवरव्यू देकर हमारा ओपिनियन दे देंगे। तो ये लिखा हुआ है, देखो एक जनरल रिव्यू करेंगे, कोई एक डिटेल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है, कोई डिटेल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। तो देखो, और इनफैक्ट ये इसको ऐसा भी लिखा भी, रिपोर्टिंग भी ऐसी होगी कि वी हैव ब्रॉडली रिव्यूड, कि हमने एक ब्रॉडली एक जनरल रिव्यू करा है, वी हैव रिव्यूड भी नहीं, ब्रॉडली रिव्यूड द बुक्स ऑफ अकाउंट,
जो कंपनी ने मेंटेन करे हैं। तो वी हैव ब्रॉडली रिव्यूड द बुक्स ऑफ अकाउंट जो कंपनी ने मेंटेन करे हैं, ठीक है, कंपनी ने मेंटेन करे परसेंट टू द रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 148। एंड हमने तो रिव्यू करा है और ब्रॉडली रिव्यू से हम इस ओपिनियन पे पहुंचे हैं कि प्रॉपर्ली मेड और मेंटेन्ड है। तो हमको लिखना पड़ेगा कि हमने तो रिव्यू करा है, ब्रॉडली रिव्यू करा है बुक्स ऑफ अकाउंट, और हम इस ओपिनियन पे पहुंचे हैं कि वो प्रॉपर्ली मेड और मेंटेन्ड है। हमने ऊपर से देखा है, ब्रॉडली रिव्यू हमने किया है। तो देखो हमने ये एक्सट्रैक्ट भी लिख लिया है कि वी हैव ब्रॉडली रिव्यू द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी जो मेड हुए हैं एज पर सीजी रूल्स एंड सेक्शन 148। एंड प्राइमा फेसी इस ओपिनियन पे पहुंचे हैं कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेड और मेंटेन्ड है। 26 XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज़ सबमिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। उन्होंने जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट करा है। अब सी ऑडिट असिस्टेंट ऑब्जर्व एंड ब्रिंग टू योर नोटिस कंपनी रिकॉर्ड शोइंग फॉलोइंग ड्यूज़। अभी ड्यूज़ की बात करें, मतलब 7 ये बोलता है। सबसे पहले चलो देख लेते हैं कि इनकम टैक्स जो असेसमेंट या 16-17 से रिलेटेड था, ठीक है, तो ये ड्यूज़ है 125 लाख का, ये इस पर अपील पेंडिंग है। कस्टम ड्यूटी है, डिमांड नोटिस आया है 15/9 को, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है टू पे और अपील। डिमांड नोटिस आया पर हमने ना तो उसको पे करा ना तो अपील में गए हैं। अब देखो, अब क्लॉज 7 के अंदर ना 2 चीज़ आती है, एक तो सब क्लॉज ए और बी। ये क्या बोलता है कि क्या कंपनी रेगुलर है डिपॉजिट करने में ड्यूज़। ऑब्वियस ही बात है कि ड्यूज़ की जो बात करें वो अनडिस्प्यूटेड है, क्योंकि डिस्प्यूटेड तो तब होगा जब हम अपील कर देंगे ना। तो जो अनडिस्प्यूटेड है, जो पता है ड्यूज़ है, क्या आप उसको रेगुलर डिपॉजिट करते हो? कंपनी रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड ड्यूज़, राइट? और इफ़ नॉट, कभी नहीं करते हो, द एक्सटेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ एज एट लास्ट डे, कभी चलो आपने ड्यू डेट पे नहीं किया, तो लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे कुछ है क्या जो ड्यूज़ मोर देन 6 मंथ है? मतलब क्या आप रेगुलर पे करते हो, चलो नहीं पे करा, तो लास्ट डेट पे कुछ ड्यूज़ है क्या जो मोर देन 6 मंथ है? देखो 6 महीने से ज़्यादा हो सकता है, तुमको दिसंबर में एक ड्यू डेट है, तुमने पे नहीं करा, तो लास्ट डेट पे 6 महीने से ज़्यादा ड्यू नहीं रहेगा, ठीक है? तो पहला होता है सी। तो इधर देखो, ये पहले तो ड्यूज़ की हम बात करते हैं, तो ड्यूज़ में पहला तो बोल दिया अनडिस्प्यूटेड, ठीक है। अब दूसरा होता है डिस्प्यूटेड। तो इन केस जो है ड्यूज़ है वो आपने डिपॉजिट नहीं करा ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट, तो एक होता है अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज़ और एक होता है डिस्प्यूटेड। तो अगर डिस्प्यूट है तो कितना अमाउंट का डिस्प्यूट है, वो कहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है, कि कितने अमाउंट का वो कहाँ पे पेंडिंग है, ये सब बताओ। तो ऑडिटर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सबसे पहले वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ले मैनेजमेंट से, ठीक है। तो एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ले कि आप क्या सारे डिस्प्यूट, देखो सिंपल से आपको रिपोर्टिंग करनी तो आपको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, पूछना पड़ेगा ना। तो ऑडिटर की ये प्रोसीजर रहेगी कि सबसे पहले एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि कौन कौन से क्लेम्स आपके डिस्प्यूटेड है, कौन कौन से क्लेम आपके जो अनडिस्प्यूटेड है और मोर देन 6 मंथ है, ठीक है। और फिर जो मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन दी है, देन आप जो है अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, और अपनी ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे तो हमको ऐसे 250 भी देखना पड़ेगा। ऐसे 250 क्या बोलता है कि एविडेंस देखने पड़ेंगे कि आपने लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस करा है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है इन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है इन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक होता है अनडिस्प्यूटेड और एक होता है डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड तब होता है जब मैंने अपील कर दी है। अब अगर हम पहले की बात करें, इनकम टैक्स डिमांड है, तो अपील पेंडिंग है, मतलब वो डिस्प्यूटेड है। तो डिस्प्यूटेड है तो वो बी वाले क्लॉज में जाएगा कि अगर डिस्प्यूटेड है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कितने अमाउंट का डिस्प्यूट है, तो आपने बताया कि देखो यार इतना अमाउंट का डिस्प्यूट है और ये इधर पेंडिंग है, और कौन से ईयर का है, अमाउंट का, साल का, और किधर पेंडिंग है, ठीक है, ये सब आपको बताना पड़ता है। और दूसरा है कि डिमांड नोटिस आना, तो मियरली एक डिमांड नोटिस आना, एक शो कॉज नोटिस आना, उस पर तो आप अपील भी नहीं करी है। तो क्या लिखा है कि डिमांड नोटिस कस्टम से रिसीव हुआ है कंपनी ने, और कंपनी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, ठीक है। और ये डिमांड नोटिस आया कब, ये 15/9 को आया है, 15/9 को आया है। वो कट ऑफ डेट हमारी 1 अक्टूबर होती है, मतलब उसके पहले ही है, मतलब आउटस्टैंडिंग ईयर एंड पे ये 6 महीने से ज़्यादा हो गया, तो ऐसे केस में इधर रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिमांड नोटिस है, उस पर अपील नहीं करी। डिस्प्यूट तब माना जाता है जब हम अपील करते हैं। अगर हमने अपील ही नहीं करी, मतलब ये कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, ये अनडिस्प्यूटेड है। तो अनडिस्प्यूटेड ड्यूज़ का आपने टाइमली पे नहीं कराया है और ये आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को, 6 महीने से ज़्यादा महीने के लिए, तो ऐसे केस में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। देखो एक क्वेश्चन और आता है कि बिग एंड स्मॉल को रिसीव हुआ शो कॉज नोटिस सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट से। तो उन भाई को जो है सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट से शो कॉज नोटिस रिसीव हुआ, और ये बोल रहे हैं कि डिमांड, ठीक है, रेज कर दी। कंपनी ने रिप्लाई करा जनवरी 20 में कंटेंटिंग डेट
कि ये लायबल नहीं है, तो उसने रिप्लाई करा। अब कोई फर्दर एक्शन जो है सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ने नहीं लिया, ठीक है, अपॉन द फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट। अब देखो, आपने तो उस पर नोटिस, आपने उसको रिप्लाई कर दिया था, ठीक है। अब देखो, एक होता है शो कॉज नोटिस और एक होता है डिमांड। डिमांड नोटिस मतलब कि यार इतना तो डिमांड है, इतना तो तुम्हारा बनता है, ठीक है। और एक होता है शो कॉज नोटिस। देखो क्या लिखा हुआ है कि शो कॉज नोटिस पे रिप्लाई करना, ठीक है, ये कोई डिस्प्यूट नहीं होता, राइट। तो क्या लिखा है कि ड्यूज जो है आपने डिपॉजिट नहीं करे, ठीक है। ये पैरा 3 का 7B क्या बोलता है, पैरा 3 क्लॉज 7 सब क्लॉज B, जिनके आपने ड्यूज अगर डिपॉजिट नहीं करे, वो नीड्स लिए डिपॉजिट करे ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट, तो आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ता है कि पीरियड, अमाउंट, फोरम, ये आपको सब लिखना पड़ता है। तो ये डिस्प्यूटेड ड्यूज़ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। शो कॉज नोटिस आया और मैं रिप्लाई करा, तो ये कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है, कि मैं डिस्प्यूट में, तो एक तरीके से उनका शो कॉज नोटिस, उनका जो भी नोटिस था पे करने का, और मैंने उस पर सिर्फ रिप्लाई करा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरा डिस्प्यूट है, मैंने कोई अपील थोड़ी ना करी। तो शो कॉज नोटिस पे रिप्लाई करना एक तरीके से वो डिस्प्यूट नहीं है, और इनफैक्ट शो कॉज नोटिस तो डिमांड भी नहीं है, ठीक है। डिमांड नोटिस आता है, शो कॉज नोटिस आता है, अंतर होता है। डिमांड नोटिस ड्यूज दर्शाता है, शो कॉज नोटिस कोई ड्यूज नहीं दर्शाता। फिर अगला क्वेश्चन है कि कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड। जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, अनडिस्प्यूटेड है, बाकायदा रेगुलरली डिपॉजिट करता है, ठीक है। अब ठीक है, ओके, आपको इधर कमेंट करना है, लिखा है इफ़ द कंपनी, बोला इफ़ द कंपनी नहीं, इफ़ द कंपनी, कि कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड ड्यूज़, और इफ़ नॉट, कभी रेगुलर नहीं है, तो जो आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है, क्योंकि रेगुलर नहीं है पर हमको पे तो करना है, अनडिस्प्यूटेड तो है पर वो हम रेगुलर पे नहीं करते, तो जो आउटस्टैंडिंग है एज ऑन लास्ट डे और 6 महीने से ज़्यादा है आउटस्टैंडिंग, तो हमको जो है ऑडिटर को इंडिकेट करना पड़ता है। ये तो ये बोल दिया कि आप इस पर कमेंट करो, तो इस पर कमेंट क्या करें, ये जो बोलता है वो आपका 3 का B बोलता है, 3(7)B, पैरा 3 क्लॉज 7 का सब क्लॉज B, वो ये सब बोलता है, ठीक है। इनफैक्ट ये तो A बोलता है क्योंकि अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है। तो ये A बोलता है कि क्या आप रेगुलरली डिपॉजिट करते हो क्या अनडिस्प्यूटेड ड्यूज़, ठीक है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, कभी नहीं करा है, तो अनडिस्प्यूटेड ड्यूज़ जो आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 6 मंथ एज एट ईयर एंड, आपको वो सब करना पड़ता है। अब ऑडिटर को जो है बस कमेंट में ये है कि ऑडिटर को पता करना पड़ेगा कि ये डिस्प्यूटेड सबकी ड्यू डेट क्या है, ठीक है। उसको ईयर एंड पे सब देखना पड़ेगा कि यार 6 महीने से ज़्यादा है कि नहीं है, नहीं है तो ठीक है, पर ज़्यादा है तो हम रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। और बाकायदा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो, तो ऑडिटर को सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि क्या जो डिपॉजिट्स है जो अनडिस्प्यूटेड है वो सबसे पहले रेगुलर पे होते हैं कि नहीं होते। फिर नहीं पे होते तो ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि यार 6 महीने से ऊपर गए कि नहीं गए लास्ट डेट पे, ठीक है। तो ये सब देखना पड़ता है। फिर एक है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो मैनेजमेंट से कि जो भी डिस्प्यूटेड क्लेम से, अनडिस्प्यूटेड क्लेम से हम उसको रेगुलरली डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, ठीक है। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से मैनेजमेंट बता देगी और उससे शो हो जाएगा। एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो और एक स्टेटमेंट भी ले लो ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन की सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमको दी है, ठीक है। तो देखो, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया डिस्प्यूटेड क्लेम का, और एक अनडिस्प्यूटेड जो 6 महीने से ज़्यादा के लिए तक के लिए आउटस्टैंडिंग है, और एक स्टेटमेंट ले लो अबाउट द कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट दी है वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी चीज़ छुपाई हुई नहीं है, जो उनको पता था उन्होंने वो सब बता दिया है। तो एक ऑडिट प्रोसीजर में ये भी आ जाता है। तो कमेंट में सिर्फ आपको यही करना है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग? PQR हैज़ नॉट डिपॉजिटेड PF कॉन्ट्रीब्यूशन 10 lakhs विथ अथॉरिटीज टिल ईयर एंड, डिपॉजिट ही नहीं करा, अनडिस्प्यूटेड है, डिपॉजिट नहीं करा, तो सबसे पहले तो पैरा 3 क्लॉज 7 लिख दो, ठीक है। आप लिख दोगे कि क्या कंपनी रेगुलर है इन पेइंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू, अगर रेगुलर नहीं है तो आउटस्टैंडिंग है टिल ईयर एंड फॉर मोर देन 6 मंथ, ठीक है। तो आपको ही बताना पड़ता है। अब बात आती है कि स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है ना, तो स्टैट्यूटरी ड्यूज़ में ऐसा तो ना कि इनकम टैक्स एक्ट में जो हो वो स्टैट्यूटरी है, अब वो PF भी आ जाता है, तो ऑडिटर को ये सब भी देखना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे 250 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑडिटर, क्योंकि ऐसे 250 के अकॉर्डिंग आपको एविडेंस गैदर करने पड़ते हैं रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ दोज लॉज एंड रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ठीक है। तो ऐसे केस में वो इधर आ जाता है। तो अगर आपने पेमेंट नहीं करा तो आप उसको डिस्क्लोज़ करोगे, ठीक है, अगर जो आउटस्टैंडिंग है वो मोर देन 6 मंथ है ऑन ईयर एंड। ये सब चीज़ें हैं, राइट। अब देखो ये वापस से 7th क्लॉज पे एक और क्वेश्चन है। तो 7th क्लॉज पे ये क्वेश्चन आखिरी है, देन उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कारों के रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैसर्स सीटी लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 ये नोटिस किया गया है कि 2 लाख एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, 9.5 लाख एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ESI जो है टुवर्ड्स ESI हैव बीन अकाउंटेड फॉर। तो ये पता चला कि 4 लाख ही डिपॉजिट करा है 31 मार्च तक। फिनांस मैनेजर इन्फॉर्म डेट ऑडिटर ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच उसने डिपॉजिट नहीं करा, बट ये जो है ओवर ड्यू अलॉन्ग विद इंटरेस्ट हम डिपॉजिट कर देंगे जैसे ही फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी। बट ठीक है ना, आपने पैरा 3 क्लॉज 7 तो लिख दिया कि क्या, और इसमें सिर्फ अनडिस्प्यूटेड का लिखा कि क्या कंपनी रेगुलर है डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड ड्यूज, और अगर नहीं है तो क्या आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 6 मंथ, ठीक है, ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर से 250 लिख दिया कि ऐसे 250 में हमको स्टैट्यूटरी ड्यूज में ये सब भी देखना पड़ता है, ESI PF ये सब भी देखना पड़ता है, क्योंकि ऑडिटर को एविडेंस गैदर करने पड़ते हैं उन लॉज एंड रेगुलेशन के रिस्पेक्ट में जिसका डायरेक्ट इफेक्ट इन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। तो ऐसे केस में बाकायदा आपको जो है, अगर आप रेगुलर नहीं हो, ठीक है, और एक्सीडिंग 6 मंथ है तो आपको बताना पड़ेगा। सो सी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फर्दर 14 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आई होप सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CTV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।